गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम बाबू सर विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास का अपना जो चैप्टर चल रहा है 7वां जीवों में विभिन्नताएं, यानी कि इनके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोगों ने जीवों के वर्गीकरण के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। और जीवों के वर्गीकरण में विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे कार्ल रोश, अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटेकर, इन वैज्ञानिकों के द्वारा जीवों का वर्गीकरण किया गया। यहाँ पर हम लोग जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो है रॉबर्ट विटेकर द्वारा प्रस्तावित पंचजगत सिद्धांत। पंचजगत सिद्धांत में रॉबर्ट विटेकर द्वारा इनको 5 भागों में विभाजित किया गया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और उनके बाद में प्लांटी और एनिमेलिया। इनमें प्लांटी और एनिमेलिया इनमें विभाजित करने के बाद में डियर स्टूडेंट्स इन पूरे पोर्शन में इनको फिर 2 भागों में, एनिमेलिया वर्ग को 2 भागों में विभाजित किया: पृष्ठवंशी और अपृष्ठवंशी, यानी कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। इनमें हम मुख्य रूप से नॉन कॉर्डेटा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में। पार्ट सेकंड में नॉन कॉर्डेटा के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, जिनके अंतर्गत नोटोकॉर्ड या कशेरुक दंड नहीं पाया जाता, वो नॉन कॉर्डेटा वर्ग के होते हैं, जिनके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के संघों के बारे में अध्ययन किया, जिनमें आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, इन वर्ग के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इनके बाद में आता है पृष्ठवंशी या कॉर्डेटा। पृष्ठवंशी या कॉर्डेटा का जो मतलब होता है, अर्थात जैसा इनका नाम है पृष्ठवंशी या कॉर्डेटा, कॉर्डेटा समूह वो समूह होता है जिसके अंतर्गत ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी या वास्तविक मेरुदंड या कॉर्डेटा या नोटोकॉर्ड पाई जाती हो, वो सभी कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं, यानी इनमें अंतःकंकाल पाया जाता है। पृष्ठवंशी जीवों के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं, इन सभी जीवों के अंतर्गत अंतःकंकाल पाया जाता है, कंकाल पेशी या अस्थि संरचना पाई जाती है। तो नोटोकॉर्ड इनके अंतर्गत, यानी पृष्ठवंशी या कॉर्डेटा किनको कहते हैं, तो ऐसे जीव जिनमें नोटोकॉर्ड, वास्तविक मेरुदंड, अंतःकंकाल पाया जाता हो, और ये द्विपार्श्व सम्मित। द्विपार्श्व सम्मित का मतलब है यदि इनका विभाजन किया जाए तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाए, त्रिकोरकी देहगुहा वाले जंतु होते हैं, यानी कि त्रिकोरकी यानी कि 3 भाग पार्टीशन होते हैं। इनके अंतर्गत देहगुहा यानी शरीर की आंतरिक गुहा पाई जाती है, तो ये सम्मित त्रिकोरकी और देहगुहा वाले जंतु होते हैं। पृष्ठवंशी जंतुओं को रॉबर्ट विटेकर के अनुसार 5 भागों में विभाजित किया गया। इन जंतुओं में हम मुख्य रूप से जिनका अध्ययन करेंगे वो मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, अर्थात स्पीसीज वर्ग, एम्फीबिया वर्ग, रेप्टाइल्स वर्ग, एविज वर्ग और मैमेलिया। इनके अंतर्गत हम लोग जिनका हम अध्ययन करेंगे, सबसे पहला है मत्स्य यानी कि स्पीसीज। मत्स्य वर्ग के अंतर्गत, जैसा इसका नाम है, हम इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऐसे जीव जो खास करके इसमें जलीय जीव आते हैं। नंबर 1 जलीय जीव आते हैं, ये जितने भी पाए जाते हैं इनके शरीर पे, ये सभी जलीय जीव होते हैं। दूसरा, इनका शरीर जो होता है वो शल्कों से ढका होता है, शल्कों से ढका होता है। श्वसन के अंतर्गत ये क्या करते हैं, गिल्स या क्लोम, गिल्स या क्लोम का उपयोग करते हैं श्वसन क्रिया के लिए। तो ये जितने भी जीव होते हैं, ये सभी जीव जितने भी पाए जाते हैं, इन सभी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि इस वर्ग के सभी जीव समुद्र में जलीय जीव के जलीय भाग में पाए जाते हैं। इनके शरीर के ऊपर शल्क पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय होने के कारण ये आसानी से जल में तैरने में सक्षम होते हैं। तो इनका शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय होता है, जल या समुद्र में पाए जाते हैं, शरीर शल्कों से ढका हुआ होता है। श्वसन के लिए इनके ऊपर क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं इनके ऊपर, तथा ये असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं, असमतापी। और जन्म क्रिया क्या होती है, ये अंडे देते हैं। ये सभी क्या होते हैं, इनमें अंडे देने की प्रक्रिया होती है, अंडे देते हैं। मत्स्य वर्ग का जो भी है, इसमें इनका हृदय कैसा होता है, द्विकोष्ठकीय होता है। हृदय कैसा होता है, द्विकोष्ठकीय। इनके हृदय की रचना द्विकोष्ठकीय होती है। कंकाल इनका होता है अस्थि और उपास्थि से बना, अस्थि व उपास्थि से बना हुआ इनका क्या होता है, कंकाल होता है। कंकाल इनका अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल में यदि हम देखें इनके में, तो क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जितनी भी मछली हैं वो सभी इनमें आती हैं, जैसे रोहू, कुत्ता मछली, डॉगफिश बोलते हैं इसको, विद्युत मछली और आरा मछली। जितनी भी मछलियां होती है, टोटल मछलियां जितनी भी होती हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। पहला जो वर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं पृष्ठवंशी में, वो है स्पीसीज वर्ग। और स्पीसीज वर्ग में
हम लोगों ने देखा इनका शरीर कैसा होता है, पॉइंट टू पॉइंट इनको हम लोग याद रखेंगे। इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, धारा रेखीय होता है, नंबर एक बात। दूसरा, ये जलीय जीव होते हैं और जल के अंतर्गत या समुद्रों में पाए जाते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, असमतापी होता है। शरीर इनका शल्कों से ढका हुआ होता है। श्वसन के लिए इनमें क्या होते हैं, गिल्स और क्लोम पाए जाते हैं। ये अंडे देते हैं। हृदय इनका द्विकोष्ठकीय होता है और कंकाल अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना हुआ होता है। ये तो है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग में फिर एक बार पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को कि मत्स्य वर्ग पृष्ठवंशी में पहला वर्ग मत्स्य यानी पीसीज वर्ग। पीसीज वर्ग में पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं वो समुद्र व जल के प्राणी होते हैं। ये इनका शरीर धारा रेखीय होता है। ये जलीय जीव होते हैं। ये असमतापी होते हैं। इनका शरीर शल्कों से ढका हुआ होता है। इनके शरीर पर गिल्स या क्लोम पाए जाते हैं। इनमें अंडे देने की क्षमता होती है। उसके अलावा इनका हृदय जो होता है वो द्विकोष्ठकीय होता है, दो भागों में हृदय बटा हुआ होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका त्रिकोष्ठकीय भी होता है, लेकिन यहाँ जितने भी मत्स्य वर्ग के जीव होते हैं उनमें द्विकोष्ठकीय होता है। इनके अलावा इनका जो कंकाल होता है वो अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है। उदाहरण के तौर पर विभिन्न प्रकार की मछलियां। ये तो हो गया नंबर एक पॉइंट। दूसरा आता है, इसका वर्ग है उभयचर। नंबर 2 है इसमें उभयचर। उभयचर ये कैसा है, एम्फीबिया वर्ग है। एम्फीबिया, ये एम्फीबिया वर्ग है। और इस वर्ग के जितने भी जीव होते हैं उभय, उभय शब्द का मतलब होता है दोनों। उभय शब्द का मतलब होता है दोनों, अर्थात ये जल व थल यानी कि भूमि पे भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। जल में और भूमि पे दोनों में पाए जाने वाले जीव होते हैं ये, यानी दोनों भागों में रह सकते हैं। ये उभयचर होते हैं। इनकी त्वचा पर शल्कों का अभाव होता है। इनकी त्वचा पर शल्कों का अभाव होता है। जैसा मैंने अभी बताया कि मत्स्य वर्ग के जितने भी जीव होते हैं उनके ऊपर त्वचा पर शल्क होते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि मछलियां जो होती हैं उसकी त्वचा पे क्या होती है, शल्क होती है। उनको हम आसानी से छुड़ा सकते हैं ऊपर से। इनकी त्वचा पर शल्कों का अभाव होता है, शल्क कम पाए जाते हैं। और श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर क्या होता है, श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्लेष्म ग्रंथियों के कारण क्या होता है, इनमें पसीना जो एब्जॉर्ब और उत्सर्जन करने की जो प्रक्रिया होती है वो आसानी से हो जाती है पसीने के रूप में। श्वसन क्लोम, फेफड़ों और त्वचा द्वारा। श्वसन किसके द्वारा होता है, क्लोम, फेफड़ों व त्वचा, इन तीनों के द्वारा इनमें श्वसन की क्रिया हो जाती है। ये ध्यान रखना है इसमें। एम्फीबिया वर्ग के जितने भी जीव होते हैं इन जीवों में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो क्लोम, फेफड़ों और त्वचा के माध्यम से इनमें श्वसन हो जाता है। ये असमतापी प्राणी और अंडे देने वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं, असमतापी व अंडे देने वाले होते हैं। अंडे देने वाले होते हैं। इनके एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो मेढक, मेढक है। इसके बाद में उभयचरों में सैलामेंडर भी आता है। सैलामेंडर, मगरमच्छ भी हम ले सकते हैं और मगरमच्छ सरीसृप में भी आएगा अगले में। यहां पर क्या है कि ये जो तीनों श्वसन की प्रक्रियाएं कब कब कैसे कैसे होती है इनमें, इनके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे मेढक, ये जब स्थल पर होता है तो श्वसन होता है इसमें फेफड़ों द्वारा। स्थल पर यानी जमीन पर जब मेढक आता है तो श्वसन किससे करता है, लंग्स, फेफड़ों के द्वारा। जब ये जल में होता है तब करता है क्लोम के माध्यम से श्वसन की क्रिया। जब जल में चला जाता है तो ये फेफड़ों से ना करके किससे करता है, क्लोम से करता है। और जब मेढक मृदा में चले जाते हैं, जमीन में, जमीनी मृदा में जब चले जाते हैं नमी में, तब फिर ये किससे करते हैं श्वसन, त्वचा से करते हैं। तो ये जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि किस वर्ग के जंतु क्लोम, फेफड़ों और त्वचा तीनों से श्वसन कर सकते हैं। तो इसमें आएगा एम्फीबिया वर्ग या उभयचर वर्ग के जितने भी जीव होते हैं उनमें ये श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो उभयचर के बारे में, उभय का मतलब होता है ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों पर रहते हों। इनकी त्वचा पर शल्कों का अभाव पाया जाता है, श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें श्वसन की प्रक्रिया क्लोम, फेफड़ों व त्वचा के माध्यम से होती है।
ये असमतापी और अंडे देने वाले होते हैं, यानी कि अपने जैसे जीव जितने भी होते हैं, मेंढक वगैरह जो होते हैं अंडे देते हैं और अंडे देने वाले होते हैं। उसके अलावा इनमें असमतापी रूप होता है। इनके बाद में इनका जो हृदय होता है वो त्रिकोष्ठकीय होता है। हृदय कैसा होता है? त्रिकोष्ठकीय, यानी कि 3 कोष्ठ होते हैं हृदय के, 2 आलिंद और 1 निलय। अभी हम लोगों ने मत्स्य वर्ग में क्या पढ़ा? द्विकोष्ठकीय, 2 कोष्ठकीय। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? 1 आलिंद और 1 निलय। और यहां पे हम पढ़ रहे हैं त्रिकोष्ठकीय। तो पीसीज वर्ग के जीवों में कैसा हृदय होता है? द्विकोष्ठकीय होता है। और एम्फीबिया वर्ग के जीवों में जो हृदय होता है वो कैसा होता है? त्रिकोष्ठकीय होता है। इनके बाद में तीसरा जो वर्ग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सरीसृप वर्ग। सरीसृप का मतलब होता है रेप्टाइल्स। और सरीसृप जैसा इसका नाम है, सरीसृप यानी कि रैंक करके, सरीसृप वर्ग इसको बोलते हैं हम रेप्टाइल्स। इस वर्ग के जितने भी जो जीव होते हैं, जैसा इसका नाम रेप्टाइल्स यानी कि रिपट करके, जो रैंक करके चलने वाले, तो खास करके ये कैसे होते हैं? रैंक कर चलने वाले होते हैं। नंबर 1 बात, चलने वाले। सरीसृप वर्ग के जितने भी जीव होते हैं वो सब रैंक करके चलने वाले होते हैं। अधिकांशतः कैसे होते हैं? स्थलीय प्राणी होते हैं, यानी जल में कम पाए जाते हैं। अधिकांशतः स्थलीय होते हैं। रैंकर गमन करने के कारण इनको सरीसृप कहा जाता है। इनका शरीर शल्कों से आवृत होता है। शरीर कैसा होता है? शल्कों से आवृत होता है, यानी शल्कों से ढका हुआ होता है शरीर इनका। शरीर शल्कों से आवृत होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं, असमतापी होते हैं। उनके अलावा अधिकांशतः अंडे देने वाले होते हैं और हृदय त्रिकोष्ठकीय होता है। ये कैसे होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं और हृदय होता है इनका त्रिकोष्ठकीय। ये इसके सरीसृप रेप्टाइल्स वर्ग के ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, इनके आधार पर हम देख सकते हैं ये रैंक करके चलने वाले होते हैं, जिनके कारण इनको रेप्टाइल्स वर्ग के अंतर्गत माना जाता है। रेप्टाइल्स या सरीसृप वर्ग कहा जाता है। यानी कहा जा सकता है सरीसृप वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि रैंक करके चलते हैं, इसलिए इनको सरीसृप वर्ग कहा गया है। ये स्थलीय जीव होते हैं, यानी जमीन पर पाए जाते हैं। इनके शरीर के ऊपर शल्क पाए जाते हैं, शल्कों से आवृत होता है, ढका हुआ होता है। श्वसन में फेफड़ों के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से करते हैं। असमतापी होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं और त्रिकोष्ठकीय होते हैं। इनमें मुख्य रूप से हम देखते हैं तो कछुआ, सर्प, मगरमच्छ, ये जितने भी जीव होते हैं ये सब क्या होते हैं? अंडे देने वाले हैं। ये सब अंडे देने वाले हैं और ये कौन से वर्ग के हैं? सरीसृप वर्ग के जीव माने जाते हैं। इनके बाद में अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग, इनका जो शरीर होता है पूरा पक्षी वर्ग का, इस वर्ग में सभी पक्षी आते हैं। सभी पक्षी इस वर्ग के अंतर्गत माने जाते हैं। और इस वर्ग के जितने भी जीव होते हैं इनका जो मुख्य जो लक्षण होता है, तो शरीर पर पंख उपस्थित होते हैं। इनके शरीर पर क्या होते हैं? पंख उपस्थित होते हैं। और इनमें उड़ने की क्षमता होती है। उड़ने की क्षमता होती है, एक पक्षी को छोड़ के, शुतुरमुर्ग को। शुतुरमुर्ग ये इसका अपवाद है, शुतुरमुर्ग को छोड़कर ये उड़ने की क्षमता रखते हैं। इनमें भोजन ग्रहण करने के लिए क्या होता है? चोंच पाई जाती है। मुख नहीं होता, चोंच होती है। इसके अलावा इनके शरीर के अंतर्गत जो श्वसन होता है वो किनके माध्यम से होता है? फेफड़ों के माध्यम से होता है। क्योंकि जमीनी भाग पर रहते हैं तो इनमें श्वसन किससे करेंगे? फेफड़ों के माध्यम से करते हैं। समतापी होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? ये समतापी हैं, अंडे देने वाले होते हैं। समतापी हैं, अंडे देने वाले हैं और हृदय होता है इनका चतुष्कोष्ठकीय। ये इसके लक्षण आते हैं। यानी कि पक्षी वर्ग के सभी जीव, सभी पक्षी इसमें आते हैं। इनके शरीर पर पंख उपस्थित होते हैं। इनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है। इनका जो मुख होता है वो चोंच के रूप में होता है। श्वसन क्रिया ये फेफड़ों के माध्यम से करते हैं। शरीर इनका समतापी होता है। इनमें अंडे देने की क्षमता होती है, यानी अंडे देते हैं ये।
और इनका हृदय चतुष्कोष्ठकीय होता है, जिसमें क्या होता है, 2 आलिंद होते हैं व 2 निलय होते हैं, 2 आलिंद व 2 निलय पाए जाते हैं। इनके बाद में कॉर्डेटा वर्ग का जो 5वां जो वर्ग है वो है स्तनधारी या मैमेलिया। स्तनधारी यानी कि जिनके स्तन ग्रंथियां होती हैं, जिनमें दूध देने की क्षमता होती है, जो शिशु उत्पन्न करते हो, वो स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ग के जंतु सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। ये सभी वातावरण में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, सभी वातावरण में पाए जाने वाले जंतु हैं। इनके अलावा सभी प्रकार का वातावरण पाया जाता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में संतति पोषण के लिए क्या होती है, इसमें स्तन ग्रंथियां होती हैं। स्तन ग्रंथियां किसके लिए होती हैं, ये संतति पोषण के लिए। यानी ये अपने बच्चे को जन्म होने के बाद में स्तन ग्रंथियों के माध्यम से दूध पिलाना या संतति पोषण करने का इनमें कार्य होता है। इनका हृदय कैसा होता है, चतुष्कोष्ठकीय, चतुष्कोष्ठीय हृदय, जिसमें 2 आलिंद होते हैं, हमने रुधिर परिसंचरण में पढ़ा, और 2 निलय होते हैं। मानव हृदय की संरचना वो स्तनधारी के अंतर्गत ही आता है मनुष्य। ये सभी क्या होते हैं, समतापी होते हैं, समान ताप में रहने वाले होते हैं, तो समतापी होते हैं। उनके अलावा इनमें शिशुओं को ये जन्म देने वाले होते हैं, शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। सभी वातावरण में स्तन ग्रंथियां, चतुष्कोष्ठकीय हृदय होता है, समतापी होते हैं, शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। इनमें भी कुछ अपवाद होते हैं, जैसे एकिडना, ये स्तनधारी है, लेकिन ये क्या करता है, ये अंडे देता है, ये अपवाद में आता है। अपवाद, ये अंडे देता है, क्या है, ये स्तनधारी है। और एक होता है कंगारू, ये अविकसित शिशु को जन्म देता है। जन्म देने के बाद मार्सुपियम थैली में रखता है, मार्सुपियम थैली में बच्चे को रखता है। तो ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये अविकसित बच्चों को जन्म देता है, मार्सुपियम नामक थैली में जब तक लटकाए रखता है तब तक उसका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। और इनमें स्तनधारी में सभी आते हैं, कंगारू, चमगादड़, मानव, ये सभी कंगारू, चमगादड़, मानव इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो ये हम लोगों ने आज के पोर्शन में कॉर्डेटा वर्ग के बारे में या पृष्ठवंशी जीवों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कॉर्डेटा वर्ग को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। 5 भागों में विभाजित करने में मत्स्य वर्ग के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। दूसरा हम लोगों ने जो अध्ययन किया है, इसके अंतर्गत हमने एम्फीबिया के बारे में अध्ययन किया, पीसीज, एम्फीबिया, एविज, मैमेलिया और रेप्टाइल्स, सरीसृप, इनके बारे में हम लोगों ने आज के टॉपिक में अध्ययन किया है। आशा करता हूं डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को आप जितना हो सके घर पर इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद में इसको लर्न करने का प्रयास करें। इसके बाद में यहाँ से आगे हम लोग जो कल के पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवास के आधार पर जंतु और पादपों का अनुकूलन। धन्यवाद।